हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माइनर एंड कोफैक्टर इन डिटरमिनेट चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ माइनर। माइनर क्या है? तो डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले समझना है क्या माइनर है। तो ये जो है समझ लो कोई डिटर्मिनेंट है डी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दीज आर द एलिमेंट। एंड ये जो सफिक्स में नंबर लिखे हैं वो मैट्रिक्स की लैंग्वेज से ही हम समझ सकते हैं, आई जे के हमें हिसाब से। समझ लो ये 1 1 है तो ये नंबर है वो पहली रो और पहली कॉलम का है। ये समझ लो A23 है तो वो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का है। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट, as similar to the matrix we have written the element general determinant we can think as in matrix। जो मैट्रिक्स में हम समझते थे वही पैटर्न के हिसाब से डिटर्मिनेंट में भी हम जनरलाइज डिटर्मिनेंट ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। सो समझ लो ये एक डिटर्मिनेंट है, तो कोई भी एलिमेंट का अगर मुझे माइनर फाइंड करना हो, समझ लो मुझे ये A11 का माइनर फाइंड करना हो, तो माइनर ऑफ A11 इक्वल टू, पहले तो उसका सिंबल क्या है, कैपिटल M। फिर अगर ये 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है तो M11 इक्वल टू वही रो और वही कॉलम निकाल दो, जो कॉलम है उसको मिटा दो और जो रो है उसको भी मिटा दो। व्हाट वी गेट, A22, A23, A32, A33, दैट इज़ व्हाट द माइनर। उसको डिटर्मिनेंट दे दो, वो माइनर हो जाएगा, ख़त्म। सिमिलरली हम उसी तरीके से A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 सभी के माइनर फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड माइनर ऑफ एवरी अदर एलिमेंट ऑल्सो। ओके, सपोज वी वांट टू फाइंड माइनर ऑफ से A23। अगर मुझे A23 का माइनर फाइंड करना हो तो माइनर ऑफ A23 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल M23, और उसको क्या लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेंट में, तो उसी की रो और कॉलम को निकाल दो, जो पहले रो और कॉलम निकाली थी। अब इसमें दूसरी ये वाली रो और वही वाली कॉलम निकाल दो, जो बचेगा वो माइनर दिखा देगा। तो माइनर क्या बचा भाई, A11, A12, A31, A32, A11, A12, A31, A32। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा टास्क कि माइनर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब उसी के हिसाब से कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। तो माइनर और कोफैक्टर में क्या फ़र्क है, तो कोफैक्टर इक्वल टू -1/i+j इंटू माइनर। मतलब माइनर में अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूँ, ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो कोफैक्टर बन जाएगा, और कुछ ज़्यादा है नहीं भाई। वंस अगेन क्या, माइनर में मैं अगर ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। और इसमें भी जो i एंड j है, ये i एंड j है, वो क्या होगा, i इज नंबर ऑफ रो एंड j इज नंबर ऑफ कॉलम, वो हमको पता है ना। तो चलो फिर ये ए आई जे इक्वल टू -1/i+j इंटू MIJ में वैल्यू रखते हैं। AIJ सिंबल किसका है भाई, कोफैक्टर का है, दैट इज द सिंबल ऑफ कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ A11, अगर मुझे पहले एलिमेंट का से, ये पहला एलिमेंट है उसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना हो तो उसको पहले तो कैपिटल A सिंबल देते हैं, जैसे माइनर में कैपिटल M11 लिखा था, वैसे ही यहाँ पे कैपिटल A11 इक्वल टू क्या होगा, ये माइनर मैंने लिख दिया पहले से ही, और इन टू -1/1 क्या होगा, i इक्वल टू भी 1 होगा और j इक्वल टू भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कोई भी एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि पता चले एग्जैक्टली क्या है एक्चुअल में। से एग्जांपल 19, मुझे अगर 6 फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन दिस डिटर्मिनेंट, मतलब मुझे अगर इसमें 6 का माइनर फाइंड करना हो तो, ठीक है, 6 का माइनर, सिर्फ मुझे माइनर ही फाइंड करना है और कुछ नहीं फाइंड करना है। तो क्या करना है, मुझे वही रो और वही कॉलम हटा दो, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लो। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 इंटू 1 दैट इज 8 -7 2 जा 14 विच इज़ -6। तो ये हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ 6 इज इक्वल टू -6, है ना। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल 20 में फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन दिस डिटरमिनेंट, मतलब सभी एलिमेंट के मुझे माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो मैंने ये माइनर का लिस्ट बना दिया है, मुझे सिर्फ आंसर ही लिखना है, और कोफैक्टर का भी लिस्ट बना के रखा है।
जैसे ये माइनर ऑफ 1, ये पहले एलिमेंट का माइनर अगर फाइंड करना हो तो ये इसका माइनर, तो उसी रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचा 3, तो माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। चलो माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर माइनर ऑफ -2 क्या होगा भाई, -2 मतलब ये इसका माइनर क्या होगा, इसकी रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचा 4, तो आंसर इज 4। माइनर ऑफ 4 क्या होगा, तो माइनर ऑफ 4 को हटा दो, रो एंड कॉलम को क्या बचा -2, सो आंसर इज -2, ठीक है। चलो एंड माइनर ऑफ 3 क्या होगा, तो उसी की रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचा 1, तो आंसर इज 1, ठीक है। अगेन कोफैक्टर ऑफ 1, अब यही सभी एलिमेंट के मुझे कोफैक्टर फाइंड करने हैं, क्या इसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, तो क्या होगा, इसका सिंबल कैपिटल A11। अब उसमें क्या होगा फ़र्क, -1 एक मिनट, हाँ, तो उसी का अगर मुझे माइनर कोफैक्टर फाइंड करना हो तो ये 1 का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है, ये 1 का, तो क्या बनेगा भाई, तो ये 1 कहाँ पे है, उसमें पहले तो -1 i + j मल्टीप्लाई होगा, और i + j क्या होगा, तो कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो 1 + 1 इनटू माइनर, तो माइनर क्या है भाई 3, सो फाइनली आंसर क्या हो गया भाई -1/2, और -1 का इवन पावर क्या होगा +1, सो 1 × 3 दैट इज 3, ओके, आंसर इज 3। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ -2, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा भाई, इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो -2 के कोफैक्टर के लिए पहले अगेन -1/2 कौन सी रो, फर्स्ट रो, कौन सी कॉलम, सेकंड कॉलम, इनटू माइनर, तो माइनर क्या है भाई 4, ठीक है, चलो 4। अब ये -1 का पावर 3 जो है, -1 का पावर 3, तो आंसर क्या बनेगा -1, -1 × 4 दैट इज -4, ओके। अब मैं ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फटाफट से -1/2 2 + 1 है ना, ये 4 का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू माइनर दैट इज -2, सो आंसर इज +2, एंड लास्ट में ये -1/2 2 + 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम इनटू माइनर, सो आंसर इज +1। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली फाइंड कोफैक्टर एंड माइनर फॉर एनी क्वेश्चन, है ना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे समझ लो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें भी अगर माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना हो तो किसका फाइंड करना है, A11, मतलब पहले इसका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, माइनर, तो माइनर ऑफ A11 क्या होगा, कैपिटल M11, और उसका आंसर क्या होगा, वही रो और वही कॉलम हटा दो, क्या बचेगा भाई, जो बचा उसको डिटर्मिनेंट में लिख लो, A22 A23 A32 A33, और फिर इसको सिंप्लीफाई भी करना है, तो सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A22 A33 माइनस A32 A23, सो दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ माइनर। एंड कोफैक्टर में क्या होगा, तो -1/i + j, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1 इनटू माइनर M11, तो फाइनली ये जो -1/2 है वो तो पॉजिटिव 1 ही होगा, तो फाइनली जो भी आंसर है वो क्या होगा, वो एज इट इज़ जो ऊपर था वही, ठीक है। फिर अगर मुझे माइनर ऑफ A21 फाइंड करना है, मतलब A21 मतलब ये वाला, इसका माइनर मतलब अगेन रो और कॉलम को हटा दो, जो बचे एलिमेंट उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा A12 A33 माइनस A32 A13। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने डायरेक्ट क्यों कर दिया भाई, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो डिटरमिनेंट बचने वाला है, डिटरमिनेंट इस तरह से जो बनने वाला है उसको तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करने वाले थे, सो मैंने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनर बना लिया। और उसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना हो तो मुझे आगे -1/i + j मतलब 2 + 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू M21, सो -1 का पावर अगर 3 रहेगा तो वो नेगेटिव बन जाता है, तो -1/3 इज -1, और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू ये जो ऊपर है एज इट इज A33 माइनस A32 A13, और इसको फाइनली अंदर नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे A32 A13 माइनस A12 A33, मतलब ये जो नेगेटिव था पीछे वाला उसको पॉजिटिव करके आगे लिख लिया, और जो आगे पॉजिटिव था उसको नेगेटिव करके पीछे लिख लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोफैक्टर एंड माइनर का।
जैसे कि इसमें मुझे अगर माइनर एंड कोफैक्टर दोनों फाइंड करने हैं, देन आई नीड टू वेरीफाई दिस थिंग्स। तो पहले माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना हो तो सबसे पहले सभी के माइनर, तो इसका माइनर M11 -3 का ये M12 होगा, फिर 5 का माइनर M13, 6 का माइनर M21। मैंने सीक्वेंस के हिसाब से लिख दिया भाई, है ना। तो M11 इसका माइनर क्या होगा भाई, रो और कॉलम को हटा दो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो 0 माइनस क्या होगा, 0 माइनस 20, सो आंसर इज -20। ठीक है, चलो डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं हम लोग। फिर -3 का कोफैक्टर क्या होगा, रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा, 6 इंटू -7 विच इज -42 -4, सो आंसर विल बी -46। ओके, देन M13 मतलब इसका माइनर ऑफ 5 इज इक्वल टू M13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा, 6 - 0 दैट इज 6। ठीक है, चलो उसी हिसाब से बाकी के सभी के माइनर आप फाइंड कर लेना। इतने में ये सब थोड़े होमवर्क में दे रहा हूँ। और सभी के कोफैक्टर, तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए मुझे क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, -1/i+j। तो पहले में तो -1/i+j के हिसाब से 1 + 1, तो वो प्लस ही होगा, इनटू माइनर क्या है भाई, -20, पता है ना। ये A11 मतलब -1/i+j इंटू M11, तो M11 की वैल्यू -20 है, इंटू -1/i+j, तो फाइनली आंसर क्या बना, एज इट इज -20। फिर यहाँ पे -1/3 आएगा, -1/1 + 2, ये इसी का एडिशन करने से भी आंसर बन जाता है, इनटू ऊपर का एज इट इज़, तो फिर आंसर क्या बन गया, +46। और यहाँ पे -1/1 + 3 इंटू ऊपर का एज इट इज़, तो फाइनली आंसर इज 6। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड ऑल दिस कोफैक्टर बाय योर ओन। ठीक है, इसी तरह से फाइंड करो और सभी की वैल्यू रखो। तो ये में A11 की वैल्यू क्या है, पहली ये इसमें रखना है भाई, इसमें वेरिफिकेशन करना है। अच्छा चलो, इसको इतना पोर्शन हम बाद में करते हैं, इसकी भी एक नोट है, इसकी नोट पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला पोर्शन करते हैं। ठीक है, तो पहले ये नोट ख़त्म कर लेते हैं। चलो इसकी, तो ये नोट है, चलो नोट पढ़े बिना पहले हम समझते हैं ये नोट में क्या लिखा होगा। तो समझ लो ये कोई डिटर्मिनेंट है, डेल्टा दिया है उसको नाम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जो जनरलाइज डिटर्मिनेंट है उसी के हिसाब से लिख दिया है। अब अगर मैं किसी मैट्रिक्स के किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या फिर कॉलम, ठीक है, जब भी रो बोलूँ तब कॉलम तो ऑटोमेटिक होगा ही, जब भी मैं रो बोलूँ तो कॉलम ऑटोमेटिक होगा ही। ठीक है, तो कोई भी एक रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, किसके, उसी के कोफैक्टर के साथ, जैसे यहाँ पे A11 A12 A13 आपने देखा वही है, यहाँ पे उसी का कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, ठीक है, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 का कोफैक्टर कैपिटल A13। तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो क्या होगी, डेल्टा, ये जो है यहाँ पे वही। ठीक है, तो वंस अगेन क्या बोला मैंने, कोई भी रो को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए, मल्टीप्लाई करके ऐसे मल्टीप्लाई करके उसको ऐड किया जाए, बीच में एडिशन लगाया जाए, तो वो हमेशा ही क्या आंसर देगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब वापस पढ़ो एक बार ये नोट, क्या लिखा है, इफ द एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ एनी सेम रो, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट, किसी रो के एलिमेंट को सेम रो के कोफैक्टर के साथ विथ मल्टीप्लाई विथ कोफैक्टर ऑफ सेम रो और कॉलम, देन देयर सम, उसका जो एडिशन है, विल गिव द डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब मैं अगर दूसरी कोई कॉलम या रो के लिए समझ लो मैं बनाना चाहूँ तो दूसरी कोई वैल्यू बना सकता हूँ। हाँ, समझ लो मैं अगर सेकंड कॉलम के लिए बनाना चाहूँ तो क्या होगा, ये A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32, तो ये भी हमेशा ही क्या देगा आंसर, डिटर्मिनेंट। तो ऐसे तो कितने फॉर्मूला बना सकते हैं हम डिटर्मिनेंट के, तो पहली रो के लिए ये वाला बनाया है, दूसरी रो के लिए बना सकते हैं, तीसरी रो के लिए बना सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो वी हैव टोटल 6 वे टू क्रिएट डिटर्मिनेंट। और मैंने डिटर्मिनेंट के स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि आप डिटर्मिनेंट को कोई भी रो से या कॉलम से कर सकते हो। एक्चुअल में ये फॉर्मूला बना कैसे देखो,
उसी तरीके से बनाए जिस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पहली रो को रेफरेंस लिया तो वही है, पहली रो को रेफरेंस एलिमेंट यहाँ पे लिखे, और रेफरेंस लेके जो हम वही रो और कॉलम को निकाल के जो बचे थे उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो बाजू में क्रॉस कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए देखो, और उसका जो भी आंसर है उसको हम क्या बोलते हैं, वो डिटर्मिनेंट का आंसर। सो दिस ऑल विल गिव आंसर एज ए डिटर्मिनेंट। और वो वहाँ पे मैंने बोला था कि आप पहली रो से भी कर सकते हो, दूसरी रो से भी कर सकते हो। तो दूसरी रो से करोगे तो दूसरी रो को रिमूव करते करते, उसके एलिमेंट को रिमूव करते करते जो भी बचेंगे उसके जो कोफैक्टर बने उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। सो अल्टीमेटली दिस विल गिव आंसर एज अ डिटर्मिनेंट, है ना। सो फाइनली जब भी किसी रो को किसी वही रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या बनेगा, हमेशा ही डिटर्मिनेंट। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फॉर्मूला आगे है ऐसा जिसके लिए एक्चुअल में ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट दैट विल सी लेटर ऑन, है ना। वो एक्चुअली एक एडजॉइंट में एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है फिर भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको भी प्रूव करने के लिए एक्चुअल में ये सब चीज़ें ज़रूरी है, बट यहाँ पे मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा बिकॉज द एनसीईआरटी बुक हैज़ नॉट गिवन दिस थिंग्स। हाँ, जहाँ पे ये फॉर्मूला की एग्जैक्ट ज़रूरत है ना, वो आगे एडजॉइंट वाली थियरी में है, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, ये वाली नोट का, पहली वाली और दूसरी वाली नोट का। ठीक है, चलो दूसरी वाली नोट क्या है, इफ़ एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब किसी भी रो के एलिमेंट को दूसरी किसी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ, जैसे यहाँ पे तीसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। देखो ये A11 जो है वो कहाँ से आया, तो फर्स्ट रो से, और ये जो A31 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A3 कहाँ से आया, थर्ड रो से। तो उसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। तो अगर ऐसा हो कि जब भी कोई रो को दूसरी कोई रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा ही जीरो होगा। तो ऐसे तो बहुत सारी हिंट बन सकती है। जैसे अगर पहली रो को मैं दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो भी जीरो हो जाएगा। क्या होगा, A11 इंटू कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू कैपिटल A23 इक्वल टू जीरो। फिर अगर मैं दूसरी रो के एलिमेंट को तीसरी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो भी जीरो आ जाएगा, जैसे स्मॉल A21 इंटू कैपिटल A31 प्लस स्मॉल A22 इंटू कैपिटल A32 प्लस स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A33 इक्वल टू जीरो। वही अगेन सेकंड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आंसर जीरो। तो अल्टीमेटली फर्स्ट रो के लिए दो पॉसिबिलिटी जीरो लाने के लिए सेकंड रो या थर्ड रो यूज़ करो। यहाँ पे सेकंड रो के लिए भी फर्स्ट रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करो या फिर थर्ड कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करो, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट जीरो। फिर थर्ड रो के एलिमेंट को भी फर्स्ट रो या सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जीरो आएगा। वही पैटर्न के हिसाब से आप कॉलम में भी देख सकते हो, कॉलम में भी ऐसा ही है। पहली कॉलम के एलिमेंट को दूसरी कोई कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस तरह की यहाँ पे एक्चुअल में 12 पैटर्न बनेगी। वी डोंट एक्चुअली नीड टू रिमेंबर ऑल दिस 12 पैटर्न फॉर विच वी गेट आंसर जीरो, बट हमको ये पता होना चाहिए रूल्स क्या है। किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा ही जीरो होगा। दैट वी शुड नो, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये थर्ड वाला फॉर्मूला है। इफ d is the value of determinant and d dash is the value of determinant made by cofactor of d, then this formula is always hold। अगर d को मैं ये जो हम अब तक एज्यूम करते आए थे जनरलाइज्ड डिटर्मिनेंट, और d dash क्या है, तो ये जो सभी एलिमेंट है d के अंदर यूज हुए सभी एलिमेंट है उसके अगर मैं कोफैक्टर को फाइंड करूँ और वो मैं यहाँ पे रख दूँ डिटर्मिनेंट की जगह पे, उस वैल्यू की जगह पे, तो मुझे हमेशा आंसर क्या बनेगा, मेरे पास वो डी डैश बनेगा। उसको मैं डी डैश सिंबल देता हूँ। तो ये डी डैश एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है, तो डी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू डी रेस टू n-1। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए नॉट 1 एंड नॉट 2 ही काम आती है। फिलहाल हम प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव करने के लिए दूसरी एक थियरी है, वहाँ पे प्रूव करेंगे। वो इसी का एक्चुअल में एक भाई है, चचेरा भाई, कजिन ब्रदर। हम वहाँ पे वो एनसीईआरटी की बुक में जो कजिन ब्रदर वाली चीज़ है ना एडजॉइंट के फॉर्म में, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो रिलेशन हमेशा ही होल्ड करेगा। आपको याद रखना है क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड किया जाए, सभी के कोफैक्टर को फाइंड किया जाए, उसका अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए
तो उसकी वैल्यू डी डैश और जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अगर डी हो तो ये डी डैश एंड डी के बीच में क्या रिलेशन है, डी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू डी रेज टू n - 1। मोस्टली वी आर ऑलवेज डीलिंग विद 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट, देन n अगर 3 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 1 इज 2, सो डी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू डी स्क्वायर फॉर व्हाट, फॉर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। क्लियर, बस ये सब नोट थी, इतनी याद रखनी है। क्वेश्चन देखते हैं एक आध दो। जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि ये वेरिफिकेशन हम करवाएंगे वो नोट्स के बाद, तो ये वेरिफिकेशन एक्चुअल में उसी का पार्ट है। देखो स्मॉल a11 इंटू कैपिटल A31, मतलब A11 A12 A13 ये क्या है, देखो A11 A12 A13 मतलब फर्स्ट रो है, ओके। कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A3 ये क्या है, कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A3। अगर यहाँ पे मैं इसके कोफैक्टर को बनाऊँ तो वो मिलेगा। तो पहली रो के एलिमेंट को तीसरी रो के कोफैक्टर के साथ, मतलब यही है एक्चुअल में, देखो है ना, तो उसका आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो वो हमको वेरीफाई करना है। देखो कैसे, इसका आंसर मुझे 0 वेरीफाई करना है, तो मुझे सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। A11 A12 A13 मतलब फर्स्ट रो, तो 2 - 3 5 मैं रख देता हूँ। चलो यहाँ पे A11 की जगह 2 इंटू समथिंग प्लस A12 इंटू 3 इंटू समथिंग प्लस A13 मतलब -5 इंटू समथिंग 2 3 -5, ठीक है ना, सॉरी 2 - 3 5, ये -3 है और यहाँ पे +5 है, ठीक है। चलो, और ये A31 A32 A33, तो ये थर्ड रो के कोफैक्टर है, मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलो थर्ड रो के कोफैक्टर को मैं फाइंड कर लेता हूँ पहले यहाँ पे, ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। चलो क्या होगा यहाँ पे, -1 रेज़ टू i + j, दूसरी पेन यूज़ करते हैं। चलो -1 रेज़ टू क्या होगा 3 + 1 दैट इज़ 4 इंटू माइनर, तो माइनर क्या होगा ये वाले एलिमेंट का, मतलब इस वाले के एलिमेंट का माइनर क्या होगा भाई, उसी की रो और कॉलम को निकाल दो, क्या बचेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -12 - 0 तो -12, सो इंटू -12, तो फाइनली आंसर इज -12, ठीक है। A32 अगेन -1 रेज़ टू 3 + 2 विच इज़ 5 इंटू माइनर, किसका माइनर, ये वाले एलिमेंट का, तो 5 का माइनर क्या होगा भाई, तो अगेन उसी की रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा 2 4 जा 8 - 30, 8 - 30, सो 8 - 30 कितना होता है -22, तो ये हो जाएगा -+22, ठीक है। चलो देन A33 इज -1 रेज़ टू 6, 3 + 3 6, और ये लास्ट जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर क्या, सॉरी माइनर क्या होगा इंटू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0 - +18, तो ये होगा 18, सो फाइनली ये होगा 18। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे -12 है, -3 इंटू 22 है, और यहाँ पे है 18, तो इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा -24 -66 + 90। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो हो जाएगा -90 + 90 दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट इज व्हाट द वेरिफिकेशन दैट वी हैव डन हियर, है ना, हैंस वेरीफाइड हो गया। बस तो इस तरह से वेरीफाई करना था, बस यहाँ पे आपको पता चला कैसे माइनर फाइंड करना है, कैसे कोफैक्टर फाइंड करना है, और ये तो वेरिफिकेशन है, ठीक है। और वेरिफिकेशन करने से हमको क्या पता चला एग्जैक्टली कि हाँ किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या होगा 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के ये सब क्वेश्चन को मैं चलो होमवर्क में देता हूँ। सिर्फ माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं, ये सभी के माइनर एंड कोफैक्टर तो इजीली मिल जाएंगे, पहले और दूसरे का। 2/2 के भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ गया था और 3/3 का भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में आ गया था, सो आई डोंट नीड टू डू दिस क्वेश्चन वंस अगेन। आप ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो वापस वो एग्जाम्पल वाला पोर्शन रिवाइज करो, ठीक है, वीडियो में। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन 3 में, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्यूट दिस वन, मतलब ये इसकी वैल्यू इवेल्यूट करनी है, मतलब डेल्टा इवेल्यूट करना है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया भाई, कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो का यूज करके, मतलब ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा का फॉर्मूला ये वाला है ना, सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर डेल्टा होगा। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट दिस क्वेश्चन वांट टू गिव। बट अगर हमको ये वाली चीज याद नहीं भी आ रही है, बराबर, अगर याद आ जाती है तो ठीक है, अगर याद नहीं आ रही है तो हमको पता है कि भाई कैसे इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है यूजिंग सेकंड रो, है ना। सेकंड रो से कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है, तो चलो मैं यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ। पहले 2 इंटू, हमको पता है 2 इंटू क्या होता है, सबसे पहले तो हम कोई भी
पहली नहीं दूसरी, अभी अगर मैं रो ले रहा हूँ तो मुझे सिंबल याद होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होना चाहिए। तो पहला मुझे ये पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब सेकंड रो में सिंबल है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब पहला जो ये भी एलिमेंट है ना, जो भी, उसमें मैं नेगेटिव सिंबल रख के आगे बढ़ूंगा, -2 इंटू, अब रो एंड कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा, 3 3 जा 9 -16। फिर ये जो बीच में 0 है उसके बाजू में तो प्लस है, तो 0 इंटू वट एवर, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, सो नो नीड टू राइट। अगेन वी नीड टू यूज सिंबल नेगेटिव, तो माइनस इंटू 1, -1 इंटू, उसी की रो और कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा, 5 2 जा 10 -3। सो आपने ये देख लिया क्या, तो ये आपने जो देखा वो प्रोसीजर देखी आपको, जो मैंने अभी तक सिखाई थी वो डिटर्मिनेट सॉल्व करने की प्रोसीजर जो हमने सीखी थी। फर्स्ट रो को यूज़ करके भी हम कर सकते थे, सेकंड रो को यूज़ करके भी कर सकते थे। एक्चुअल में वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पे अप्लाई की है, बट उसने जो कोफैक्टर वाले वर्ड दिया ना, कोफैक्टर वाला, तो मैंने कोफैक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया बस, और कुछ नहीं है। किसका, सेकंड रो के कोफैक्टर का फॉर्मूला। तो सेकंड रो के कोफैक्टर को सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो, चलो यहाँ पे अभी कोफैक्टर की लैंग्वेज से आगे बढ़े तो क्या होगा, तो समझ लो A21, तो कोफैक्टर सॉरी A21 मतलब एलिमेंट A21 2 है, फिर यहाँ पे कोफैक्टर लिखना है मुझे, फिर बाजू में A22 मतलब 0 है, तो 0 के बाजू में तो कुछ भी लिखो 0 ही हो जाएगा। फिर A23 मतलब 1 इंटू मुझे कोफैक्टर लिखना है, ठीक है। A21 एंड A23 मतलब कोफैक्टर है और उसकी वैल्यू मुझे लिखनी है। चलो अगर 2 का मैं कोफैक्टर फाइंड करूँ तो क्या होगा भाई, तो कोफैक्टर 2 का होगा -1/2। पहले तो क्या होगा, -1/2, कौन सा एलिमेंट है ये, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1/2 2 + 1 दैट इज -1/3, तो वो हो जाएगा -1 इंटू, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 जा 9 -16, सो यहाँ पे हो गया 9 -16, ठीक है। फिर ये 1 इंटू, ये 1 इंटू, ओके। अब मुझे कोफैक्टर लिखना है, कोफैक्टर मतलब इसमें कोफैक्टर क्या होगा, पहले तो -1/2 i + j, -1/2 i + j के हिसाब से कौन सी रो है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 2 + 3 विच इज़ 5, ठीक है। इनटू कोफैक्टर के लिए सॉरी माइनर यहाँ पे लिखना है, तो 5 2 जा 10 -3, सो दिस इज 10 -3, ओके। सो फाइनली व्हाट वी गेट, देखो अगर ये नेगेटिव साइन में बाहर दे दूँ तो क्या बन जाएगा, -2 इंटू 9 -16 प्लस 0, और ये माइनस भी मैं बाहर दे दूँ तो क्या होगा, -1 इंटू 10 -3। एग्जैक्टली आप नोटिस करो, ये एग्जैक्टली ये जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था ना वही आ गया, देखो -2 इंटू 9 -16, -2 इंटू 9 -16 प्लस 0 प्लस 0, -1 इंटू 10 -3, -1 इंटू 10 -3। सी नाउ जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई एंड गिव यू आंसर। 9 -16 that is 7, -14 plus 10 - 7 that is 7 -7, so finally answer is 7. So here we have evaluate this determinant using second row, ठीक है। आप वही चीज़ इसमें क्वेश्चन 4 में भी कर सकते हो, दैट यू कैन डू बाय योर सेल्फ ऑल्सो एज अ होमवर्क। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, MCQ है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये डिटर्मिनेंट है, जो जनरलाइज डिटर्मिनेंट हमने अब तक सिखाया था वही, और ऑप्शन है A1, हाँ लिखा क्या है, डेल्टा इज गिवन बाय बोट, मतलब डेल्टा मतलब ये डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू किससे मिलेगी, तो इससे तो नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये A11 A31 A11 A31 दूसरी कोई पहली रो के एलिमेंट को दूसरी कोई रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट तो नहीं मिलता, पक्का है। फिर यहाँ पे A11 कैपिटल A11, चलो यहाँ पे कैप A11 और उसी का कोफैक्टर है। फिर A12 कैपिटल A12 एंड कैपिटल A21, तो मतलब इसका कोफैक्टर आया भाई, ऐसी तो कोई थियरी नहीं सीखी हमने, तो इससे तो हमको डिटर्मिनेंट का आंसर नहीं बनेगा भाई, ये भी कैंसिल, चलो अच्छी बात है। फिर A21 कैपिटल A11, A21 मतलब ये एलिमेंट और कैपिटल A11 मतलब इसका कोफैक्टर, अगेन किसी रो के एलिमेंट को दूसरी किसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए अगर, तो आंसर 0 आता है, बाकी डिटर्मिनेंट तो नहीं आता, सो ये भी नहीं आएगा। स्मॉल a11 और उसी का कोफैक्टर, ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा है वो स्मॉल a21 और उसी का कोफैक्टर, स्मॉल a21 और उसी का कोफैक्टर, यस। स्मॉल a31, यस, सॉरी ये एक्चुअल में ऐसा जा रहा है, सॉरी, a21 और उसी का कोफैक्टर,
एंड स्मॉल a31 और उसी का कोफैक्टर a31, कैपिटल A31 वही है यहाँ पे। तो ये हमको आंसर देगा डिटर्मिनेंट का, पक्का है। जो रो या फिर कॉलम हो उसी के कोफैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आंसर क्या देगा, डिटर्मिनेंट। सो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया भाई, कैपिटल डी, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। इसमें एक्चुअल में थियोरेटिकल कंसेप्ट यूज हुआ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे बनेगी। मे बी दे कैन से दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कब आएगा, तो ये ऑप्शन उसके दे सकते हैं वहाँ पे इसकी जगह पे। सो बाय दिस वे इफ यू नो द थियोरेटिकल पोर्शन देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व एनी काइंड ऑफ MCQ ऑल्सो इफ दे आस्क। ओके, चलो आज के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो।